हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है सामान्य जनरल स्टडी से संबंधित है। इसमें आपको दोस्तों सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और ये दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे या दोस्तों किसी भी जो है एक दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक और टीचर्स एग्जाम जैसे संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको दोस्तों प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हमने आज प्रैक्टिस सेट हल करेंगे दूसरा। इसके दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ आप ये देख सकते हैं। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 के आगे प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26 पूछा है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। दोस्तों पूछा गया ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है। ड्रेकेंसबर्ग 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और दोस्तों जाम्बिया। तो दोस्तों ये जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है ये सबसे बड़ी इसकी श्रृंखला है दोस्तों, और ये इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 1125 किलोमीटर की लगभग है दोस्तों, और ये पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। ये इसको आप याद रखेंगे। चंद्रमा की पृथ्वी से दूसरी है दोस्तों, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें पूछा कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। 364,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 440,000 किलोमीटर और 384,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा 3,84,400 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर के लगभग है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। दोस्तों चंद्रमा की कक्षा जो है, जो इसकी पूरी तरह से गोल नहीं है बल्कि ये भी अंडाकार की है पृथ्वी की तरह। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, बुध, शुक्र, मंगल और प्लूटो। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को दोस्तों क्योंकि जो शुक्र का आकार और पृथ्वी और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है दोस्तों, इसको आप याद रखना। जो शुक्र ग्रह है इसका आकार और उसका द्रव्यमान दोस्तों दोनों पृथ्वी के समान है, इसलिए दोस्तों इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाते हैं। दोस्तों इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम के, भोर का तारा और संध्या का तारा के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बोन रायन काहिरा नील नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, बीना वोल्गा नदी के किनारे। तो दोस्तों बताना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में दोस्तों इसका जो राइट आंसर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। बीना जो है दोस्तों वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। दोस्तों जो बीना है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, और दोस्तों बीना शहर जो है डैन्यूब नदी के दोनों किनारों पर बसा है, ना कि वोल्गा नदी के किनारे। जबकि जो काहिरा दोस्तों नील नदी के किनारे है, बोन जो है राइन नदी के किनारे, और न्यूयॉर्क शहर जो दोस्तों हडसन नदी के किनारे बसा है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करता है। दोस्तों बताना एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू मध्य जो है इनको क्या करता है, एक दूसरे से पृथक करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और मलक्का जल डमरू मध्य। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य जो है एशिया व उत्तरी अमेरिका को एक दूसरे से दोस्तों पृथक करता है। दोस्तों यह जो है रूस को दोस्तों जो है अमेरिका से पृथक करता है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो बेरिंग जल डमरू मध्य है ये रूस को अमेरिका से अलग करता है, यूएसए को। विश्व का सबसे बड़े घने वन कहाँ है। दोस्तों बताना भारत में है या तंजानिया में है, ब्राज़ील में है या कनाडा में है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं, सबसे लार्जेस्ट और सबसे घने दोस्तों वो है ब्राज़ील में। इसका राइट आंसर दोस्तों ब्राज़ील में। इसके बाद फ्लोरा और फना का संबंध निम्नलिखित किससे। दोस्तों फ्लोरा का संबंध दोस्तों होता है पेड़ पौधों से, और फना का संबंध होता है दोस्तों जंतुओं से। इसका जो है आप समझ लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
पेड़ पौधों और जंतुओं से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेड़ पौधों और जंतुओं से। तो फ्लोरा का संबंध दोस्तों होता है पेड़ पौधों से और फना का संबंध दोस्तों जंतुओं से। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवी कारक नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा एक जीवी कारक नहीं है, मतलब अजैवी है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और प्रस्तर। तो दोस्तों पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव में दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आते हैं। ये सभी दोस्तों तीनों पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सभी दोस्तों एक जैवी कारक हैं। और जबकि दोस्तों प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर दोस्तों जैविक कारक में नहीं आता, ये दोस्तों अजैविकी कारक में आता है। मृत जंतुओं को निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? दोस्तों मृत जंतु को मतलब मरे हुए जंतुओं को निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं दोस्तों? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर और ओमनीवीर। बताना दोस्तों तो इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उसमें कहा जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर को दोस्तों हिंदी में कहा था मृत जीवी दोस्तों वो कहलाते हैं दोस्तों मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं दोस्तों मृत जीवी, या इंग्लिश में दोस्तों इन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। ये दोस्तों बायो से रिलेटेड प्रश्न है, इसको भी आप निम्नलिखित में से विश्व ऊष्मायन का कारण कौन सा है? दोस्तों विश्व ऊष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों क्या होता है? पृथ्वी के तापमान को जो बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो दोस्तों बताना इसके लिए कौन सा उत्तरदायी कारक होता है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य कारक है दोस्तों वो है वायु प्रदूषण। इसके लिए दोस्तों वायु प्रदूषण बहुत ही जिम्मेदार है, इसके कारण पृथ्वी का तापमान हर वर्ष दोस्तों बढ़ जाता है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती हैं दोस्तों जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जैसे जिसमें दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, ये गैसें दोस्तों पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो गैसें होती हैं वो CO2 और CH4 दोस्तों मीथेन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें दोस्तों वाहनों से निकलती हैं और दोस्तों जो बड़ी बड़ी जो रिफाइनरी वगैरह है, तेल शोधक कारखाने हैं, उनकी दोस्तों चिमनियों से भी दोस्तों ये धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोस्तों ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों बहुत जिम्मेदार गैसें हैं दोस्तों CO2 और मीथेन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36वां पूछा गया है। 36वां देखते हैं किससे रिलेटेड है। प्रश्न क्रमांक 36वां पूछा गया स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का निक्षेपण होता है सिलिका द्वारा, मैग्नीशियम कार्बोनेट द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा या सोडियम कार्बोनेट द्वारा। तो दोस्तों बताना है कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का निक्षेपण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों सी, कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा। कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों सूत्र होता है CaCO3, इसको आप याद रखें। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे दोस्तों चूने का पत्थर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों वायु में जो नमी है, नमी को मापने के लिए दोस्तों कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर या दोस्तों हाइग्रोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर या यूडियोटोमीटर। तो दोस्तों जैसा कि पता है हवा में जो आर्द्रता जो नापी जाती है दोस्तों वो नापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर दोस्तों, इसको हिंदी में कहा जाता है आर्द्रता मापी। तो वायु में जो नमी होती है दोस्तों उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह दोस्तों बताना है कि जिस तरह जूल संबंधित ऊर्जा है उसी तरह से पास्कल का संबंध बताना है। दोस्तों ऊर्जा जो है कार्य की इकाई है, कार्य की ऐसा इकाई है, उसी तरह दोस्तों पास्कल जो है दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो दाब है। तो दोस्तों जूल के कार्य की इकाई है और दोस्तों कार्य जो होता है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को दोस्तों कार्य कहते हैं। कार्य को दोस्तों W से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? W, वर्क से। और दोस्तों जो पास्कल है दाब की इकाई, दाब को दोस्तों P से लिखा जाता है, प्रेशर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं दोस्तों, और दाब का सूत्र होता है दोस्तों P = F/A। इसको आप याद रखेंगे, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है जो है लोहा एवं किस चीज़ का? दोस्तों स्टील जो है एक मिश्रण है लोहा और तो दोस्तों स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु दोस्तों वो धातु कहलाती है जो दो या दो से अधिक धातुओं के एक निश्चित अनुपात को मिलाकर बनाई जाती है दोस्तों, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। तो दोस्तों बताना 40 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन का। तो दोस्तों स्टील में जो है स्टील जो है लोहा और दोस्तों कार्बन दो धातुओं का दोस्तों मिश्रण कहलाता है। स्टील तब दोस्तों लोहा और कार्बन के मिलने से बनती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 40 का वो दोस्तों D है।
तो स्टील दोस्तों क्या है, एक मिश्र धातु। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जो एल्यूमिनियम जो है का निर्माण जो है किस खनिज द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन, हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट और मैग्नेटाइट। तो दोस्तों जो है एल्यूमिनियम का जो निर्माण है दोस्तों, एल्यूमिनियम एक धातु है और इसका जो परमाणु, इसका दोस्तों सूत्र होता है Al। एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है दोस्तों और इसका परमाणु भार 27 होता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग करते हैं और दोस्तों बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसको आप सूत्र याद रखें, Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइड है। इस ऐश के दोस्तों एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एल्यूमिना बनाते हैं इस बॉक्साइड ऐश से, और एल्यूमिना से दोस्तों फिर इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा दोस्तों बताना, पृष्ठ क्रमांक 42वां। तो दोस्तों मलेरिया से जो प्रभावित होने हैं वो अंग बताना है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा और प्लीहा या तिल्ली। तो दोस्तों मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला जो तो प्रमुख रूप से अंग है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो वो तो प्लीहा या तिल्ली। दोस्तों मलेरिया एक दोस्तों संक्रामक बीमारी है दोस्तों, और एक प्लीहा जो है प्रतिरक्षा तंत्र से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको दोस्तों उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लीहा। इसके बाद सूर्य की किरणों में दोस्तों कौन सा विटामिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, IMP क्वेश्चन लगा दे इसको। सूर्य की जो है किरणों में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है सूर्य की किरणों में विटामिन डी का प्रयोग किया, विटामिन डी होता है दोस्तों। इससे छोटे बच्चों को दोस्तों धूप में लिटा करके उनकी सिकाई की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन डी का जो स्रोत है वो दोस्तों है सूर्य की किरणें। ये दोस्तों विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है दोस्तों, और हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है। जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय दोस्तों पूछा गया कहाँ है, मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या जिनेवा में। तो दोस्तों जिनेवा जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है जिनेवा, और न्यूयॉर्क जो है दोस्तों अमेरिका की। दोस्तों बताना इसमें जो है अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में दोस्तों, वाशिंगटन भी अमेरिका में। और तो दोस्तों बताना विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वाशिंगटन DC। ये दोस्तों अमेरिका में है वाशिंगटन। यहाँ पे दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों USA भी कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों इसकी स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना, इसको भी याद रखें, 1944 इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में दोस्तों। ये जो है विश्व बैंक है विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है दोस्तों, फाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों विश्व बैंक, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात दोस्तों, या प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं के लिए निर्यात, इसका राइट आंसर दोस्तों A है। अदृश्य निर्यात के दोस्तों अन्य उदाहरण दोस्तों वो हैं, उसके अंतर्गत अदृश्य निर्यात के अंतर्गत दोस्तों बैंकिंग और बीमा, पर्यटन और परामर्श, ये दोस्तों सीधे अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से असमानता घटाने का दोस्तों कौन सा एक उपाय नहीं है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण और भूमि सुधार। तो दोस्तों बताना कौन सा एक असमानता घटाने का दोस्तों एक उपाय नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों B, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण दोस्तों असमानता घटाना, जबकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार तीनों दोस्तों असमानता घटाने का एक उपाय है, बाकी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये दोस्तों इसका उपाय नहीं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी झांसी में है, नई दिल्ली में है, लुधियाना में, करनाल में। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी जो शोध संस्थान दोस्तों वो है हमारा करनाल दोस्तों हरियाणा में है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय डेयरी शोध अनुसंधान है दोस्तों, ये हरियाणा के करनाल शहर में स्थित दोस्तों। इसका दोस्तों शॉर्ट में नाम कहते हैं NDRI दोस्तों, इसको NDRI के नाम से भी जाना जाता है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में की गई थी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, किसी के क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि में, औद्योगिक में, सेवा क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में। तो दोस्तों बताना प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों A, कृषि क्षेत्र में दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है दोस्तों। अब प्रचंड बेरोजगारी में दोस्तों क्या होता है, किसी क्षेत्र में जो कार्य करने की जो है आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य या भूमि पर लगे होते हैं आवश्यकता से अधिक, तो दोस्तों वो उस बेरोजगारी को दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग
किसी कार्य भूमि पर लगे हों दोस्तों, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है स्थित? नई दिल्ली में, जयपुर में, हिसार में या दोस्तों भोपाल में? तो दोस्तों बताना राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान दोस्तों जयपुर में है, जो कि दोस्तों हमारे राजस्थान की कैपिटल है दोस्तों जो इसको दोस्तों NAIM के नाम से जाना जाता है, NIAM इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। दोस्तों इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है कि दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दोस्तों इसका ये फुल फॉर्म है दोस्तों। क्रिसिल क्या है दोस्तों? निर्यात संवर्धन करता है, ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। दोस्तों बताना क्रिसिल का संबंध किससे है? तो दोस्तों क्रिसिल का संबंध दोस्तों ये है, डी है। क्रिसिल जो है कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है दोस्तों। क्रिसिल का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, क्रिसिल का दोस्तों ये होता है CRISIL। तो दोस्तों C का अर्थ होता है दोस्तों क्रेडिट और R का अर्थ होता है दोस्तों रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज और दोस्तों इसका ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों ये कंपनी